Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at home. Myself Rashmi Tripathi, Assistant Professor, B.Ed Department, RKG Educational College, Lucknow. Today I am here to tell you about System Approach, a new topic of Paper 3rd, Technological Perspective of Education of Semester 1. Let us see. Paper 3rd of Semester 1, that is Technological Perspective of Education, अर्थात शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य। इसके अंतर्गत यूनिट 1 का एक नया टॉपिक आज हम लोग जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है सिस्टम अप्रोच या प्रणाली उपागम। इसके पहले हम लोग हार्डवेयर अप्रोच और सॉफ्टवेयर अप्रोच के बारे में पढ़ चुके हैं। ये 3rd वन है सिस्टम अप्रोच जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। सिस्टम अप्रोच को एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 3rd भी कहा जाता है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 1 हार्डवेयर अप्रोच को कहते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 2 सॉफ्टवेयर अप्रोच को कहते हैं और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 3rd अर्थात सिस्टम अप्रोच या प्रणाली उपागम ये इन दोनों टेक्नोलॉजी 1 एंड 2 के संयोग से बनी है। मतलब सिस्टम अप्रोच में हार्डवेयर अप्रोच और सॉफ्टवेयर अप्रोच दोनों के मिश्रित गुण होते हैं। दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को सिस्टम अप्रोच अपने अंदर समाहित किए हुए होती है और इसीलिए इसको एक नई टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 3rd। नाउ मीनिंग, अर्थ क्या है सिस्टम अप्रोच का? सिस्टम अप्रोच इज अ रेशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफ एनालाइजिंग द एजुकेशनल प्रोसेस एंड मेकिंग इट मोर इफेक्टिव। अर्थात प्रणाली उपागम एक तार्किक और शिक्षा की प्रक्रिया की समस्या समाधान विधि है। मतलब जो भी एजुकेशनल प्रोसेस है या होता है उसकी एक ऐसी विधि है जो बहुत तार्किक है और समस्या समाधान विधि है। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने पर काम करती है एंड मेकिंग इट मोर इफेक्टिव, और ऐसे समाधान करती है जो उस पूरी प्रक्रिया को और ज़्यादा प्रभावशाली बना सके। फिर आते हैं डेफिनेशन में, परिभाषा जिसको केशव और मिशन ने 1959 में दिया था। ये कहते हैं सिस्टम अप्रोच इज़ वन ऑफ द टेक्निक्स which aims at finding the most efficient and economically intelligent methods for solving the problems of education scientifically। अर्थात प्रणाली उपागम एक ऐसी तकनीकी है, एक ऐसी टेक्निक है जिसका उद्देश्य ऐसे और ज़्यादा एफिशिएंट या कुशल तथा आर्थिक रूप से बुद्धिमान अर्थात इकोनॉमिकली इंटेलिजेंट मेथड्स का पता लगाना है ताकि शिक्षा की जो समस्याएं हैं उनको वैज्ञानिक रूप से जिनका समाधान किया जा सके। अर्थात जो सिस्टम अप्रोच है जिसमें हमने इसीलिए हार्डवेयर अप्रोच और सॉफ्टवेयर अप्रोच दोनों की विशेषताओं को लिया हुआ है। मतलब जहाँ पर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है तो हम हार्डवेयर की हेल्प ले लेते हैं और जहाँ पर टेक्नोलॉजी के साथ साइकोलॉजी की ज़रूरत है वहाँ पे हम सॉफ्टवेयर अप्रोच को शामिल करते हैं और उन दोनों के मिश्रण से एक ऐसी प्रणाली, एक ऐसा उपागम डेवलप किया गया है जो शिक्षा की समस्याओं को बहुत ही तार्किक और वैज्ञानिक रूप से, नए तरीके से और आर्थिक रूप से भी जो बहुत ज़्यादा उपयोगी और जिसको हम कहें कि मितव्ययी है, जो बहुत खर्चीला नहीं है, ऐसे मेथड्स का पता लगाना और उनको इन्वेंट करना ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं एजुकेशन की उनको साइंटिफिकली दूर किया जा सके। ये है सिस्टम अप्रोच। आगे चलते हैं। पर्पस, उद्देश्य क्या है सिस्टम अप्रोच का? तो सबसे पहला उद्देश्य है द बेस्ट एनवायरनमेंट, टू गेट बेस्ट एनवायरनमेंट, एक अच्छे वातावरण का निर्माण करना, इन द बेस्ट प्लेस, एक अच्छी जगह में अच्छे वातावरण का निर्माण करना, फॉर द बेस्ट पीपल, अच्छे लोगों के लिए अच्छी जगह में अच्छे वातावरण का निर्माण करना, एट द बेस्ट टाइम, मतलब
समय का पूरा ध्यान रखा जाए, किसी का टाइम वेस्ट ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो, उसका बहुत ज़्यादा खर्चे हों उसमें। ऐसी भी हम किसी भी मेथड या प्रणाली को नहीं अपना सकते जो कि इकोनॉमिक फ्रेंडली ना हो, मैनेजमेंट के पर्पज़ से हो या जो वर्कर्स हैं उनके पर्पज़ से उसको इकोनॉमिक फ्रेंडली होना चाहिए। तो ये कुछ उद्देश्य थे। उसके बाद हम आते हैं स्टेप्स में, वो कौन कौन से चरण हैं जिनके द्वारा या जिनका अनुसरण करके हम सिस्टम अप्रोच को किसी भी संस्थान में, किसी भी प्रबंधन संस्थान में या शिक्षण संस्थान में या एसोसिएशन में लागू कर सकते हैं। जैसे कि हम पिक में देख रहे हैं, सिस्टम अप्रोच टू ट्रेनिंग, इसमें 4 स्टेप बताए गए हैं, 4 चरण हैं जिनको फॉलो करके सिस्टम अप्रोच को लागू किया जा सकता है। तो पहला है एनालाइज, मतलब जो भी करंट सिचुएशन है उस संस्था की, उसको एनालाइज करना। देन डिज़ाइन, फिर एक अल्टीमेट डिज़ाइन सोचना, एक अल्टीमेट सोल्यूशन सोचना, क्योंकि जो करंट सिचुएशन है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम को एनालाइज किया गया तो फिर अभी हमें उसके विकल्प के रूप में हमारे पास एक नया डिज़ाइन होना चाहिए। तो इसलिए एक ऑल्टरनेट डिज़ाइन सोचना। देन डेवलप, फिर उस डिज़ाइन को वहाँ के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से डेवलप करना या विकास करना। देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिज़ाइन, जो भी डिज़ाइन सोची गई है उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसको इम्प्लीमेंट करना। और इसके साथ साथ मूल्यांकन प्रक्रिया भी चलती रहती है, जैसा कि हम पिक में देख रहे हैं, जितने भी स्टेप हैं उनके साथ साथ मूल्यांकन चलता रहता है, क्योंकि ये सारे चरण उस प्रबंधन से, उस संस्था के प्रबंधन से जुड़े हुए हैं। और जब भी हम किसी संस्था की किसी जो भी प्रबंधन है या जो व्यवस्था है, मैं कहूँगी, उसको हम एनालाइज कर रहे होते हैं, उसका विश्लेषण कर रहे होते हैं, तो विश्लेषण में हम पाते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि क्या चीज़ अपनाने लायक है और क्या चीज़ छोड़ देने लायक है। तो ये जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है वो इन चारों चरणों में साथ साथ होती रहती है और प्रभावित भी करती है इन चारों चरणों को, और प्रभावित भी होती है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इसमें बताया जाता है व्हाट टू ट्रेन, क्या प्रशिक्षित किया जाना है, इस पे हम ध्यान देते हैं। देन वेयर टू ट्रेन, कहाँ पे प्रशिक्षित किया जाना है। व्हेन टू ट्रेन, कब प्रशिक्षित किया जाना है। हाउ टू ट्रेन, कैसे प्रशिक्षित किया जाना है। हु टू ट्रेन, किसको प्रशिक्षित किया जाना है। हाउ वेल वी ट्रेन, और हम कितने अच्छे से प्रशिक्षण दे सकते हैं। तो ये सारे जो प्रश्न हैं ये सिस्टम अप्रोच खड़े करती है किसी भी संस्था या उस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के सामने, और इन सारे ही समस्याओं या इन प्रश्नों का समाधान ढूंढना ही सिस्टम अप्रोच हमें सिखाती है। नेक्स्ट है सिस्टम अप्रोच इन्वॉल्व्स 3 इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइंस। सिस्टम अप्रोच अपने आप में 3 अनुदेशात्मक डिज़ाइंस को समाहित किए हुए है, और वो 3 डिज़ाइंस कौन कौन से हैं? वो 3 डिज़ाइन ये हैं: ट्रेनिंग साइकोलॉजी, साइबरनेटिक प्रिंसिपल और सिस्टम एनालिसिस। ट्रेनिंग साइकोलॉजी, या जिसको हिंदी में हम कहते हैं प्रशिक्षण मनोविज्ञान, इसका जो उद्भव है, ओरिजिन, वो मिलिट्री ट्रेनिंग से हुआ है। मिलिट्री ट्रेनिंग में ही पहले प्रशिक्षित किया जाता था लोगों को, और कहीं ना कहीं उनके जो मनोविज्ञान का अध्ययन करके उनको प्रशिक्षित किया जाता था, देश के लिए तैयार किया जाता था। तो वहाँ से इसका ओरिजिन हुआ। अब जो है एजुकेशन सिस्टम में भी इसको यूज़ किया जा रहा है, ट्रेनिंग साइकोलॉजी या प्रशिक्षण मनोविज्ञान। और इसमें सबसे ज़्यादा काम किया जाता है टास्क एनालिसिस पे। टास्क एनालिसिस ही इसका बेस है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो टास्क एनालिसिस के थ्रू अपने एलिमेंट्स को एनालाइज कर सकता है। और दूसरा है साइबरनेटिक प्रिंसिपल्स, जिसमें हम लोग कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं, उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, या थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट भी इसी के अंतर्गत आती है, इस पे हम लोग काम करते हैं। तो जो साइबरनेटिक प्रिंसिपल है, इसका जो ओरिजिन है वो फिज़िकल साइंसेस से हुआ है, और ये कहते हैं ह्यूमन बीइंग इज़ लाइक अ मशीन। जो ह्यूमन बीइंग है वो एक मशीन की तरह है, और कहीं ना कहीं उसको अपने डेवलपमेंट के लिए फीडबैक की ज़रूरत होती है। एक लाइव मशीन है जिसको टाइम टू टाइम पृष्ठ पोषण मिलते रहना चाहिए, तभी उसका विकास हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि हाँ, हम सीख रहे हैं तो हमने कितना सही सीखा, हमको टाइमली बता दिया जाए तो हम, अगर हमने कुछ गलत सीखा है तो हम उसको वहीं पे सुधार सकते हैं।
तो इस जो फीडबैक की थ्योरी है वो कहीं ना कहीं साइबरनेटिक डिज़ाइन के अंतर्गत काम करती है। और लास्ट है सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस जो है वो इस पे काम करता है कि सिस्टम एनालिसिस एक मैनेजमेंट सिस्टम है और सिस्टम एनालिसिस के थ्रू मैनेजमेंट को डेवलप किया जा सकता है, एक एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप किया जा सकता है, इसका ये मानना है। क्योंकि जब हम कोई वर्तमान प्रणाली है, व्यवस्था है, उसको जब एनालाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं कई सारे डिज़ाइंस हमारे मन में आते हैं और हम करंट सिचुएशन को देखते हुए उसमें से एक कोई पिक करते हैं या ऑल्टरनेट डिज़ाइन फॉर्म करते हैं अपने मन में, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस तरीके से वो मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करता है। तो जो थर्ड वन है डिज़ाइन है सिस्टम एनालिसिस, वो इस बात पे जोर देता है कि सिस्टम एनालिसिस के थ्रू हम एक मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। तो ये 3 डिज़ाइंस थे जो काम करते हैं सिस्टम अप्रोच के अंतर्गत। अगर हम सिस्टम अप्रोच की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत ये तीनों डिज़ाइन समाहित हैं, या इन तीनों डिज़ाइन को लेकर के ही हम इस उपागम को कम्प्लीटली अपना सकते हैं। नाउ एरियाज़ ऑफ सिस्टम अप्रोच, प्रणाली उपागम के कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो ऐसा है कि आज ये आधुनिक उपागम है जो सभी क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है, लेकिन फिर भी बिंदुओं के तौर पर हम उनको देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट है इंस्ट्रक्शनल सिस्टम और प्रोसीजर। आज की जो शिक्षा प्रणाली है या प्रबंधन है या कोई और संस्था आधारित कोई भी जो टास्क होता है, कुछ काम कराना होता है, तो वो निर्देशन आधारित होता है, प्रशिक्षण आधारित होता है। लेकिन उसके पहले भी प्रशिक्षण देने के लिए भी हम निर्देशों की ज़रूरत महसूस करते हैं। तो इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डेवलप करने के लिए एक निर्देशात्मक या अनुदेशात्मक सिस्टम या व्यवस्था विकसित करने के लिए हमें सिस्टम अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया में सिस्टम अप्रोच का प्रयोग होता है, इसलिए ये उसका क्षेत्र बन जाता है। फिर हम लोग आते हैं स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन में। मतलब ये भी एक उसका क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है। शिक्षा अब सिर्फ शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ नहीं है, बिल्कुल शिक्षा उसका मुख्य बिंदु है, केंद्रित है। कहीं ना कहीं जो विद्यालय प्रशासन है वो शिक्षा पर केंद्रित है, शिक्षा के लिए ही सारी व्यवस्था करता है, लेकिन प्रबंधन भी उसमें अहम भूमिका निभाता है। तो जहाँ पर मैनेजमेंट की, एडमिनिस्ट्रेशन की बात आ जाती है, वहाँ पर सिस्टम अप्रोच अपने आप आ जाता है। तो इस तरीके से भी सिस्टम अप्रोच का क्षेत्र है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। और फिर सुपरविजन भी, निरीक्षण करना, निरीक्षण करने के लिए कैसी विधियाँ अपनाई जाएँ, और ज़्यादा स्किलफुल उसको कैसे बनाया जा सकता है, ये सब हमको सिस्टम अप्रोच बताता है। फिर नेक्स्ट है इसमें एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन सिस्टम, परीक्षा प्रणाली एवं मूल्यांकन प्रणाली। परीक्षा प्रणाली से जुड़ी हुई है मूल्यांकन प्रणाली भी। पहले के समय में था, प्राचीन काल में, कि सिर्फ मौखिक और लिखित 2 ही तरीके की परीक्षाएं होती थी। लेकिन अब समय और वातावरण के परिवर्तन के साथ साथ जैसी हमारी आवश्यकताएं और बढ़ रही हैं और जैसा जैसा समाज प्रगति कर रहा है, तो उसके हिसाब से आवश्यकताएं बदल रही हैं। और उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली में भी परिवर्तन आ रहे हैं। तो फिर से वही बात आ जाती है कि सिस्टम अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है इस उपागम के प्रयोग करने की, क्योंकि एक नया इवैल्यूएशन सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है। और जहाँ पर भी हम करेंट सिचुएशन में परिवर्तन करके एक नई डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, वहाँ पे सिस्टम अप्रोच का एरिया बन जाता है। तो इस तरीके से करेंट सिचुएशन को, जैसे आज से पहले ऑनलाइन टीचिंग और ऑनलाइन एग्ज़ाम सिर्फ किताबों में था, या बहुत कम कुछ एग्ज़ाम्स ही थे जो ऐसे पीएचडी एंट्रेंस वगैरह 1-2 करा लिए जाते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि पूरी पढ़ाई ऑनलाइन चल रही हो। लेकिन अब चूँकि वो टाइम की ज़रूरत है, ऐसा समय चल रहा है कि उसकी नीड है, तो एक नया सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये सिस्टम अप्रोच की बहुत अहम भूमिका है, और ये उसका क्षेत्र भी है कि एक नया एग्जामिनेशन सिस्टम और एक नया इवैल्यूएशन सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट है नॉन फॉर्मल एंड एडल्ट एजुकेशन, अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा भी सिस्टम अप्रोच के क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
औपचारिक शिक्षा नहीं, क्योंकि अब देखिए हम लोग ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, इस वक्त ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं नॉन फॉर्मल तो है ही। स्कूल में एनरोल्ड हैं बच्चे, कॉलेजेस में एनरोल्ड हैं और हम उनको पढ़ा रहे हैं, रेगुलर क्लास हो रही है, अटेंडेंस हो रही है, बट फॉर्मल फॉर्म में नहीं हो रही है। टाइम भी है इनफॉर्मल एजुकेशन के लिए, ये सब चीज़ें बाध्यता हैं कि टाइम की नहीं होगी बाध्यता, यहाँ पर है। रिकॉर्डेड वीडियो आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, मतलब दोनों चीज़ें फुलफ़िल की जा रही हैं। एक तरफ स्कूल एजुकेशन को भी कहीं ना कहीं संतुष्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नहीं हो पा रहा है उतना फॉर्मल जितना फॉर्मल स्कूल एजुकेशन होती है। तो ये आज की जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो हम सिस्टम अप्रोच को समझने में सबसे बेहतर उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, क्योंकि आज वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन के रूप में ली जा रही है। और जब हम एडल्ट एजुकेशन को भी इसी क्षेत्र में शामिल करते हैं, क्योंकि जो प्रौढ़ हैं वो प्रॉपर फॉर्मल एजुकेशन में तो जाते नहीं हैं, लेकिन सीखने की ज़रूरत आज के समय की मांग है। हर व्यक्ति को सीखने के लिए रेडी होना चाहिए, और आज के टाइम पे जो सीखेगा नहीं वो आगे कुछ नहीं कर सकता, और आगे तो छोड़ दीजिए, वो वर्तमान परिस्थितियों के साथ एडजस्ट भी नहीं कर सकता। तो इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी है। तो एडल्ट एजुकेशन में भी या जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं एडल्ट्स के लिए, वहाँ पर भी सिस्टम अप्रोच, एक नया सिस्टम डेवलप करना, क्योंकि जो पुराना एडल्ट एजुकेशन सिस्टम है वो आज के लिए उपयोगी नहीं है। तो फिर यहाँ पे सिस्टम अप्रोच की भूमिका आ जाती है, और इस चीज़ को उपयोगी बनाना और लोगों तक पहुँचाने के लिए कहीं ना कहीं उसका क्षेत्र यहाँ तक विस्तृत हो रहा है। फिर नेक्स्ट है एजुकेशनल गाइडेंस सिस्टम। शिक्षा में नो डाउट शिक्षा के प्रशासन में, प्रबंधन में सिस्टम अप्रोच की भूमिका है, उसका क्षेत्र है, लेकिन उसके साथ साथ एक अहम भूमिका हो जाती है निर्देशन के क्षेत्र में। गाइडेंस काउंसिल्स और सेल्स स्कूल्स में स्थापित की जा रही हैं, कॉलेजेस में स्थापित की जा रही हैं। पहले हर एक कॉलेज और स्कूल की नीड नहीं थी ये, लेकिन अब है, क्योंकि अब इतना जो एजुकेशन का क्षेत्र है वो इतना वास्ट, इतना विस्तृत हो चुका है कि बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको क्या चूज़ करना है, क्या नहीं करना है, या जो कुछ भी वो पढ़कर निकले हैं उसके बाद उनका फ्यूचर क्या होगा, या उनको किधर जाना चाहिए। और बहुत सारी गाइडेंस, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से भी वो उनकी शिक्षा कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही होती है। तो इसलिए भी पूरे स्कूल सिस्टम में कहाँ बदलाव करने की ज़रूरत है, गाइडेंस सेल्स स्थापित करने की ज़रूरत है या नहीं है, और कैसा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। तो ये सब चीज़ें जानना, करंट सिचुएशन को एनालाइज करके एक नए डिज़ाइन को इंट्रोड्यूस करना, ये फिर कहीं ना कहीं गाइडेंस, जो एजुकेशनल गाइडेंस सिस्टम है उसको मॉडिफाई करना, प्रेजेंट नीड के हिसाब से उसको चेंज करना, ये सब सिस्टम अप्रोच के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब आगे चलते हैं, सिस्टम अप्रोच टू इंस्ट्रक्शनल सिस्टम। कैसे सिस्टम अप्रोच एक इंस्ट्रक्शनल सिस्टम का रूप ले लेता है। सिस्टम अप्रोच प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड इवैल्यूएशन, ये 3 स्टेप फॉलो करता है। 3 चरणों में हम इसको जानते हैं। प्लान करना, सबसे पहले योजना बनाना होता है, क्योंकि जब हम इंस्ट्रक्शनल सिस्टम के तौर पर सिस्टम अप्रोच को स्वीकार करना चाहते हैं, इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो सबसे अहम हो जाता है कि योजना बनाई जाए, और जो उद्देश्य निर्धारण करना, डिफ़ाइन करना उनको प्रॉपरली, फिर उन उद्देश्यों को एग्जीक्यूट करना उस परिस्थिति में जो वर्तमान परिस्थिति के दोषों को दूर कर सके। तो एग्जीक्यूट करना, उनको कार्यान्वित करना, और कार्यान्वयन में जितने चरण हो सकते हैं उनको इतने ढंग से अप्लाई करना ताकि वो एक सफल सिस्टम के तौर पर सामने आ सके। तो तीसरा चरण हो जाता है इवैल्यूएशन। मूल्यांकन के दौरान ये जानना कि जो करंट सिचुएशन था या जो पास्ट सिचुएशन था हम कहेंगे, उसके दोषों को, जो इम्प्लीमेंटेड सिचुएशन है करंट, वो कितना दूर कर पाया है। तो तभी हम उसे एक सफल सिस्टम के तौर पर घोषित कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं कहीं और। तो इस तरीके से इन 3 चरणों का अनुसरण करके सिस्टम अप्रोच एक अनुदेशात्मक या निर्देशात्मक प्रणाली का रूप ले लेता है। समरी या सारांश रूप में आज हम लोगों ने जाना कि प्रणाली उपागम का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं, क्यों प्रणाली उपागम को अपनाया जाना चाहिए। फिर
चरण या स्टेप्स, किन किन चरणों का अनुसरण करके हम आगे जा सकते हैं या सिस्टम अप्रोच को अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है 3 इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। उन 3 इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन को सिस्टम अप्रोच कैसे फॉलो करता है, वो कौन कौन से 3 इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन हैं। और फिर है एरियाज़, कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनको प्रभावित करता है सिस्टम अप्रोच। और लास्ट, सिस्टम अप्रोच टू इंस्ट्रक्शनल सिस्टम, सिस्टम अप्रोच एक इंस्ट्रक्शनल सिस्टम के तौर पर कैसे काम करता है। थैंक यू फॉर नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।